हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है। इस वीडियो सीरीज में हम एसएससी जेईई में पूछे गए 2004 से 2019 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल के टॉपिक ब्रिक्स एंड ब्रिक्स मैसनरी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल का पहला टॉपिक स्टोन के बारे में हम लोग पहले एक वीडियो में देख चुके हैं और इस वीडियो सीरीज में ये दूसरा टॉपिक है ब्रिक्स एंड ब्रिक्स मैसनरी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। ये इसका 2020 क्वेश्चन का 3 पार्ट आएगा जिसमें ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। एक अच्छा ब्रिक अर्थ होने के लिए परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना कितना होगा? ओके, 5 to 10%, 20 to 30%, 50 to 60%, 70 to 80%। ओके, ये एसएससी जेईई 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें कंपोजिशन होना चाहिए सिलिका का 50 to 60%, ओके, एल्यूमिना का 20 to 30%, आयरन ऑक्साइड 5 to 6%, लाइम स्मॉल देन 5% एंड मैग्नीशिया 1% से कम होना चाहिए। ओके, ये हमारा ये मेजर इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा भी और इंग्रेडिएंट होता है बट ये मेजर इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि सिलिका का कंटेंट 50 to 60% है और एल्यूमिना का 20 to 30%। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, इसी रेंज के बीच लाई करता है। ओके, तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा क्वेश्चन में एल्यूमिना का कंटेंट कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ से देखें कि एल्यूमिना का कंटेंट 20 to 30% होना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, 20 to 30%। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। जब हम लेंथ चेक करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड से कि कितना लेंथ होना चाहिए ब्रिक्स का, तो उसके लिए हमें मिनिमम कितने ब्रिक्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ 10, 15, 20, 25। ये एसएससी जेईई 2005 का क्वेश्चन है। तो देखिए, जब भी हम ब्रिक टेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला टेस्ट हम करते हैं डायमेंशन टेस्ट। ओके, उसमें हम क्या करते हैं, रैंडमली 20 ब्रिक्स को निकालते हैं और उसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अरेंज करते हैं। अगर लेंथ मेजर करना हो तो लेंथ वाइज हम अरेंज कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमें विड्थ मेजर करना हो तो विड्थ वाइज अरेंज कर देते हैं इस तरह से। ओके, ये फर्स्ट ब्रिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सो ऑन, ये 20 ब्रिक्स। ओके, उसी तरह से अगर हमें विड्थ मेजर करना है तो 1 2 3 सो ऑन 20 ब्रिक्स। उसी तरह से अगर हमें थिकनेस मेजर करना है तो उसको स्टैकिंग में कर देंगे, उसके थिकनेस के अलोंग 20 ब्रिक्स को अरेंज कर देंगे। तो हम चेक करते हैं कि वो 20 ब्रिक्स का लेंथ कितना होता है। ओके, ये एसएससी जेईई 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फॉर चेकिंग डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स नंबर ऑफ ब्रिक्स टेकन आर। लेंथ के अलोंग अगर चेक करना है तो भी 20 ब्रिक्स का जरूरत होगा, विड्थ तो भी 20 ब्रिक्स और हाइट तो भी 20 ब्रिक्स। अब देखिए, एक स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज होता है 19 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, तो 20 ब्रिक्स के लिए 20 इंटू 19 इज इक्वल टू 380 cm, यानी कि 20 ब्रिक्स का हमें 380 cm आना चाहिए। तो एग्जैक्टली 380 सेंटीमीटर नहीं आता, इसमें हम लोग टॉलरेंस लेते हैं प्लस माइनस 8 cm का। प्लस माइनस 8 cm अगर हम लेंगे तो हमें लेंथ मिलना चाहिए 372 सेंटीमीटर से 388 सेंटीमीटर के बीच अगर हमारा लेंथ लाई करता है तो ब्रिक का डायमेंशन सही है। ठीक है,
उसी तरह से अगर हम विड्थ के एलोंग करेंगे, ओके, तो विड्थ के एलोंग करेंगे तो 20 इंटू 9 180 सेंटीमीटर। इसमें टॉलरेंस होता है प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर का। कहने का मतलब है विड्थ अगर हम देखना चाहेंगे विड्थ, तो विड्थ में हो जाएगा 176 सेंटीमीटर से 184 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 ब्रिक्स की ज़रूरत होती है हमें डायमेंशन टेस्ट करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन ए गुड ब्रिक अर्थ शैल बी एट लीस्ट। क्ले और सिल्ट कंटेंट एक गुड ब्रिक अर्थ के लिए कितना होना चाहिए? 20%, 50%, 35%, 70%। पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके थे एल्यूमिना के बारे में। एल्यूमिना का कंटेंट होता है 20 to 30%। ओके, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2007 में पूछा गया था। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो हाईली प्लास्टिक सॉइल होता है उसमें हम सैंडी लोम को मिला देते हैं, जिससे कि उसका प्लास्टिसिटी घट जाता है। अगर ज़्यादा प्लास्टिक सॉइल रहेगा तो उसे आप वो इजीली डिफॉर्म हो जाता है और उसे आप प्रॉपर शेप नहीं दे पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए सैंडी लोम मिला देते हैं। ठीक है, तो सैंडी लोम जब मिलाते हैं तो सैंडी लोम का कॉम्पोजिशन होता है क्ले 8 to 10%, सिल्ट 30 to 50% और सैंड 40 to 60%। अब हमसे जब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन ए गुड ब्रिक अर्थ, तो क्ले और सिल्ट कंटेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो इसका रेंज लगभग आपका 35 to 50% आता है। ओके, एक ये एक्यूरेट रेंज नहीं है बट एक अप्रोक्सीमेट रेंज है। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि क्ले और सिल्ट कंटेंट लगभग 50% होना चाहिए। तो राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए मसनरी ब्रिक इज 18 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 19 इंटू 9 इंटू 9, 20 इंटू 10 इंटू 10, 21 इंटू 11 इंटू 11। ये एसएससी जेईई 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है साइज को लेकर के, अलग अलग तरह का बात होता है साइज को लेकर के। कहीं स्टैंडर्ड साइज होता है, कहीं स्टैंडर्ड साइज लिखा हुआ रहता है स्टैंडर्ड, कहीं नॉमिनल साइज लिखा हुआ रहता है। ओके, कहीं एक्चुअल साइज लिखा हुआ रहता है, कहीं मैसनरी लिखा हुआ रहता, मैसनरी ब्रिक, कहीं मॉडुलर ब्रिक लिखा हुआ रहता है। ओके, तो देखिए मैसनरी और मॉडुलर का तो कोई मतलब है नहीं, दोनों मतलब सेम ही तरह का ब्रिक के बारे में बात करता है। और स्टैंडर्ड, नॉमिनल और एक्चुअल, ये तीनों के बीच थोड़ा डिफरेंस है। ओके, तो स्टैंडर्ड या एक्चुअल साइज एक ही को बोलते हैं, जो कि होता है ब्रिक्स विदाउट मोटार। ब्रिक्स विदाउट मोटार 19 इंटू 9 इंटू 9। ओके, और नॉमिनल साइज होता है ब्रिक्स विथ मोटार 20 इंटू 10 इंटू 10। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है ये नॉमिनल साइज, हमसे पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए मैसनरी ब्रिक। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए मैसनरी ब्रिक हो जाएगा 19 इंटू 9 इंटू 9। राइट आंसर इज 19 इंटू 9 इंटू 9, ऑप्शन बी। ओके, okay, next question is question number 5, crushing strength of first class bricks shall not be less than 35 kg per centimeter square, 70 kg per centimeter square, 100 kg per centimeter square, 150 kg per centimeter square। ये एसएससी जेईई 2010 का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यूनिट्स को लेकर के। केजी से पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं यूनिट दिया हुआ रहता है, कहीं यूनिट आपको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में मिल जाएगा। ओके, कहीं यूनिट आपको मेगा पास्कल में मिल जाएगा। अगर आप यूनिट कन्वर्सन जानते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये अगर यूनिट आप जान रहे हैं तो ये बहुत से बहुत आपको डाटा के साथ आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो डाटा तो आपको याद रहेगा ही, अगर इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार बना लेते हैं तो ये डाटा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है,
केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से न्यूटन पर mm स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो 1 केजी अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 से गुना करेंगे तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ अगर हम 10 × 10 से गुना करेंगे तो mm स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैंसिल हो गया, ओके, ये कैंसिल हो गया, तो 1 न्यूटन अपॉन 10 mm स्क्वायर, यानी कि एक केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को ही हम मेगा पास्कल बोलते हैं। इसको भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन mm को अगर आप मीटर में चेंज कीजिएगा तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये आपका कन्वर्सन हो गया मीटर स्क्वायर में, इज इक्वल टू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप बोलते हैं पास्कल, ठीक है। यानी कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁶ पास्कल, और 10⁶ को ही हम बोलते हैं 10⁶ को ही हम बोलते हैं मेगा पास्कल। 10⁶ पास्कल को हम बोलते हैं मेगा पास्कल, ओके। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शैल नॉट बी लेस देन, आप वेरियस ब्रिक्स का जान लीजिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। क्लास 1 के लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आप एक ही यूनिट में याद रखिए, बाकी आप यूनिट को कन्वर्ट कर दीजिएगा जिस यूनिट में पूछेगा आपसे। क्लास 2 के लिए होना चाहिए 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्लास 3 के लिए 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एक कॉमन बिल्डिंग ब्रिक के लिए होना चाहिए 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। हमसे पूछा जा रहा है क्लास 1 ब्रिक का, फर्स्ट क्लास ब्रिक का पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए होना चाहिए 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने आपको यूनिट कन्वर्सन के बारे में बताया, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्लास 1 का 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 105 नहीं दिया हुआ है, तो आपका नियरेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। राइट आंसर इज 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक इज। अब देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है मॉडुलर ब्रिक दे करके, मॉडुलर ब्रिक दे देगा, कहीं आपसे मैसनरी ब्रिक दे देगा, मैसनरी ब्रिक। जब भी आपसे जनरल साइज पूछे उसके आगे ना दे स्टैंडर्ड साइज, यहाँ अगर आपसे स्टैंडर्ड साइज या फिर नॉमिनल साइज या फिर आपसे एक्चुअल साइज कुछ ना पूछे, तो आप इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये आपसे स्टैंडर्ड साइज के बारे में पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है 10 × 10 × 9, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर में सारा है, 22.5 × 10 × 8.5 22.5। तो ये सब ऑप्शन तो आपका कभी होगा नहीं, और इसमें अगर आप देखिएगा 10 × 10 × 9 का भी आप कभी नहीं पढ़े होंगे, तो एक ही ऑप्शन बस ऐसे ही रह जाता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर का। ये एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल साइज होता है 19 × 9 × 9, और नॉमिनल साइज होता है 20 × 10 × 10, ठीक है। मॉडुलर साइज और मैसनरी ब्रिक सिंपली रिप्रेजेंट्स ब्रिक, इसका मतलब कोई अलग से मीनिंग नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किंग क्लोजर्स आर रिलेटेड टू। तो किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, ये सब सारा रिलेटेड है, किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर सब रिलेटेड है ब्रिक मैसनरी से, ओके। ऑप्शन है डोर्स एंड विंडोज, किंग पोस्ट ट्रस, क्वीन पोस्ट ट्रस, ब्रिक मैसनरी,
ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। ओके, अब देखिएगा किंग क्लोजर से रिलेटेड आपको आगे के ईयर्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम डिस्कशन करेंगे तो देखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट होगा, 2 से 3 बार रिपीट होगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका लगभग 60 to 70% आपका वैसे ही हो जाता है। ठीक है, क्लोजर इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विच इज कट लॉन्गिट्यूडनली इन सच ए मैनर दैट इट्स वन लॉन्ग फेस रिमेन्स अनकट। ओके, क्लोजर उसको बोलते हैं जिसमें कि एक उसका लॉन्गिट्यूडनल फेस हमेशा अनकट रहता है। चाहे आप किंग क्लोजर देखिए या क्वीन क्लोजर देखिए, दोनों में उसका लॉन्गिट्यूडनल फेस, एक फेस हमेशा अनकट रहता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल फेस को काट दीजिएगा तो वो फिर बैट हो जाता है। ठीक है, तो किंग क्लोजर किसे कहते हैं? किंग क्लोजर हैज वन कॉर्नर ऑफ ब्रिक। किंग क्लोजर में हम एक लेंथ के लॉन्ग हाफ काटते हैं और एक विड्थ के लॉन्ग हाफ काटते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह का ब्रिक मिल जाता है। ओके, ये जो लेंथ हमारा है, ये लेंथ, ये अगर टोटल लेंथ एल है, अगर टोटल लेंथ एल है और ये टोटल विड्थ बी है, तो ये हमारा l/2 हो जाएगा और ये हमारा b/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है किंग क्लोजर ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क इज अबाउट। ये आपसे एक रेंज पूछ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ब्रिक वर्क का, क्योंकि ब्रिक का साइज का भी हम लोग रेंज देख चुके हैं कि इतना से इतना रेंज के बीच रहेगा तो वो ब्रिक का डायमेंशन सही है। इसीलिए यूनिट साइज भी पूछा जाता है एक रेंज लेकर के। तो लगभग कितना होना चाहिए? 17 to 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 18 to 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 19 to 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और 20 to 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एसएससी जेई 2011 का क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिट वेट क्या होता है। यूनिट वेट इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वेट और डेंसिटी दोनों में फर्क है। ऐसे लोग रफ लैंग्वेज में दोनों बोल देते हैं, बट अगर सही से देखा जाए लॉजिकली तो दोनों के बीच फर्क है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब और इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो यूनिट वेट हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एक ब्रिक का जो मास होता है वो 3 kg होता है। एक ब्रिक का मास 3 kg, और उसे अगर हम वेट में कन्वर्ट करेंगे तो वेट में हो जाएगा 3 × 10, क्योंकि केजी को अगर न्यूटन में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 × 10 से गुना हो जाता है, तो ये 30 न्यूटन हो गया। ओके, अब 30 न्यूटन और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, तो एक ब्रिक का वॉल्यूम हो जाएगा 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। यूनिट वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। अब अगर हम इसे यूनिट वेट अगर हम निकालेंगे, यूनिट वेट तो इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर वॉल्यूम हो गया 19 × 9 × 9। ओके, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, और ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है, अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो 10 टू द पावर -6 ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। ओके, और ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, किलो न्यूटन में अगर आपको चेंज करना है तो इंटू 10 टू द पावर -3, तब ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसे आप सोल्व करते हैं तो अगर आपको एग्ज़ाम में सोल्व करना हो तो ये सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो बेहतर ये हुआ कि आप इसे याद रखें, घर में अभी आप सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर के हेल्प से। अगर आप इसे सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा 19.49 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके,
तो हमारा सही आंसर है 19.49 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि ये 19 और 20 के बीच लाई करेगा। ओके, 19 और 20 के बीच लाई करेगा। ये आप याद रखिएगा, 19 to 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है फॉर ब्रिक वर्क। यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क is 19 to 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए एक अच्छा ब्रिक के लिए? 10% ऑफ इट्स ड्राई वेट, 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, 10% ऑफ सेचुरेटेड वेट, 15% ऑफ सेचुरेटेड वेट। 2012 का क्वेश्चन है। कभी भी आपसे पूछा जाएगा वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये हमेशा रेफरेंस लिया जाता है ड्राई वेट से, ठीक है ना, सेचुरेटेड वेट से कभी रेफरेंस नहीं लिया जाता। तो यही दोनों ऑप्शन में से कोई सही होगा। अब 10% या 15% होता है। आपको पता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी फर्स्ट क्लास ब्रिक का 20% होता है, सेकेंड क्लास का 22, थर्ड क्लास का 23 और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक का होता है 25%। ओके, इस ऑप्शन में आपको ये चारों में से कोई भी नहीं दिया हुआ, तो चारों में से कोई नहीं दिया हुआ तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सबसे नियरेस्ट ऑप्शन 15%। अगर आप 15% अगर आप टिक आउट करते हैं तो ये एक तरह से सेफ जोन में है, जहाँ पर 20 जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगा उतना खराब ब्रिक होगा। तो अगर ये 20% एब्जॉर्ब करता है तो वो खराब हो गया, अगर 15% ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो अच्छा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये 15% का ऑप्शन दे रहा है आपको ज़्यादा सेफर साइड में। ओके, द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ ड्राई वेट, लेकिन कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए 15% इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। क्ले ब्रिक किस तरह के मिट्टी से बनाया हुआ होता है? ओके, तो इसमें आपको इंग्रेडिएंट का, इसमें कितना इंग्रेडिएंट का इसमें आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा, कितना यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। तो सिलिका तो हम लोग यूज करते हैं 50 to 60% सिलिका, और एल्यूमिना 20 to 30%। ये रेंज हमेशा याद रखिएगा। इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना, सिलिका एंड लाइम। लाइम का हम लोग देखे थे, लाइम का इज लेस देन 5%। ओके, percentage of lime is smaller than 5%. 35 to 70% सिलिका एंड 10 to 20% एल्यूमिना। 10 to 20% सिलिका, इसमें बोला जा रहा है सिलिका कम है और एल्यूमिना ज़्यादा है। हम लोग हमेशा सिलिका का क्वांटिटी ज़्यादा होता है फॉर ए गुड क्ले अर्थ। ओके, सिलिका का हमेशा क्वांटिटी ज़्यादा होता है और वो 50 to 60% होता है। लेकिन अगर आप इसमें देखिएगा तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा सिलिका और एल्यूमिना का इक्वल प्रोपोर्शन, ये गलत हो गया। एल्यूमिना, सिलिका और लाइम का इक्वल प्रोपोर्शन गलत हो गया। और ये भी इसमें बोला जा रहा है सिलिका का ज़्यादा परसेंटेज है एल्यूमिना से, तो ये भी गलत हो गया। अब ये सही है इसमें, लेकिन आप देखिएगा कि ये 35 to 70% सिलिका और 10 to 20% एल्यूमिना, जबकि हमने आपको बताया कि एल्यूमिना 20 to 30% रहता और सिलिका 35 to 70%। तो ये एक रेंज दिया हुआ, और देखिए कहीं ना कहीं ये रेंज भी इसी रेंज के बीच लाई कर रहा है, ये रेंज इसी रेंज के बीच लाई कर रहा, और ये रेंज भी इसी रेंज के बीच लाई कर रहा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे टिक आउट कर सकते हैं। ये एसएससी जेईई 2012 का क्वेश्चन है। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, इंग्रेडिएंट का कॉम्पोजिशन को लेकर के, ठीक है, कितना परसेंट किस कौन सा इंग्रेडिएंट होगा। सिलिका 50 to 60% जो हमने बताया, 20 to 30%। आयरन ऑक्साइड 5 to 6%, और लाइम 5% से कम होता है, और मैग्नीशिया 1% से कम होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 to 70% सिलिका एंड 10 to 20% एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक्स इन सुटेबल शेप इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई। मतलब कौन सा इंग्रेडिएंट प्लास्टिसिटी को देता है, कौन सा इंग्रेडिएंट प्लास्टिसिटी को कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो फॉर ए गुड ब्रिक क्ले अर्थ मेन हमारा इंग्रेडिएंट होता है एल्यूमिना, लाइम, सिलिका, मैग्नीशिया
और फिर आयरन ऑक्साइड, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहता सिलिका का 50 to 60%, और उसके बाद फिर रहता एल्यूमिना का 20 to 30%, उसके बाद लाइम का लेस देन 5% और मैग्नीशिया का लेस देन 1%। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन इंग्रेडिएंट में से कौन इंग्रेडिएंट प्लास्टिसिटी को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब किसके कारण प्लास्टिसिटी होता है। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। तो प्लास्टिसिटी हमारा अलग अलग इंग्रेडिएंट का मेजर यूज क्या क्या है वो हमने इसमें आपको डिस्क्राइब कर दिया। सिलिका का मेजर यूज है कि ये स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी देता है सिलिका, और ये प्रिवेंट्स क्रैकिंग, श्रिंकिंग एंड वार्पिंग ऑफ रॉ ब्रिक्स। सिलिका अगर नहीं रहेगा तो रॉ ब्रिक्स, जिस समय हम ब्रिक को मोल्ड करते हैं, वो क्रैक कर सकता है, श्रिंक कर सकता है या वार्प कर सकता है, जिससे हमें इरेगुलर शेप मिलेगा। एल्यूमिना का काम होता है प्लास्टिसिटी देना, जिससे कि मोल्डिंग आसानी से हो जाए। आयरन ऑक्साइड कलर देता है। लाइम का काम है फ्लक्स की तरह काम करना। फ्लक्स वो होता है जो कि अंदर के टेम्परेचर को वही रखते हुए जिसे भी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट का ज़रूरत होता है उसे कम ही टेम्परेचर में उसे मेल्ट कर देता है। तो चूँकि सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए लाइम के होने के कारण सिलिका कम ही टेम्परेचर में मेल्ट कर जाता है और इसके मेल्टिंग के कारण ही प्रॉपर बाइंडिंग हो पाता है सारे इंग्रेडिएंट का। मैग्नीशिया का काम है येलो टिंट टू ब्रिक। ठीक है, टिंट मीन्स कलर होता है, तो येलोइश कलर जो होता है वो मैग्नीशिया के कारण होता है। तो इसमें हमारा प्लास्टिसिटी किसके कारण होता, तो प्लास्टिसिटी होता एल्यूमिना के कारण। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक इज। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है। इसका ऑप्शन है 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10.5 न्यूटन और 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये एसएससी जेईई 2013 का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ था 10.5 ना दे करके 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वहाँ भी हमने आपको बताया था कि आप अगर यूनिट को चेंज करना जानते हैं तो आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप यूनिट में कन्फ्यूज करते हैं तो आपको हर जगह प्रॉब्लम होगा। ये बस बिल्डिंग मटेरियल है, और भी आगे दूसरे सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लास 1 के लिए 10.5, क्लास 2 के लिए 7, क्लास 3 5 और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक के लिए 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर इज 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। ये आपको याद रखना होगा कि हम लोग ब्रिक को क्लासीफाई करते हैं तो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन किस आईएस कोड के अनुसार होता है। 4 ऑप्शन है, IS 3101, IS 3102, IS 3495, IS 3496। एसएससी जेईई 2014 का क्वेश्चन है। ओके, तो 3101 ये रिलेट करता है एल्यूमिनियम कोलैप्सिबल ट्यूब से रिलेटेड है। 3102 ये रिलेटेड है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न क्ले सॉलिड ब्रिक्स। 3102 में हम क्लासिफाई करते हैं क्ले ब्रिक को। क्ले ब्रिक उसी को बोलते हैं बर्न क्ले सॉलिड ब्रिक। ठीक है, और IS 3495 में हम लोग बर्न क्ले ब्रिक के मेथड ऑफ टेस्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ओके, मेथड ऑफ टेस्ट करने का मतलब किस तरह से प्रोसीजर होता है टेस्ट करने का। तो उसके 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट में पार्ट 1 में हम डिटरमाइन करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। पार्ट 2 में वाटर एब्जॉर्प्शन का टेस्ट होता है। पार्ट 3 में प्रोसीजर है एफ्लोरेसेंस को लेकर के। पार्ट 4 में है वार्पेज को लेकर के। और IS 3496 में डॉबी, लैग्स एंड पेक्स के बारे में दिया हुआ।
तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन, स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन, ये हमारा मेथड ऑफ टेस्ट के बारे में बता रहा है IS 3495। तो हमें एक ही बता रहा IS 3102, यही बर्न क्ले सॉलिड ब्रिक के बारे में बता रहा। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IS 3102। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास 1 ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्शन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड ऑफ सेल्फ वेट। तो वाटर एब्जॉर्प्शन ये पहले ही हम लोग पहले के क्वेश्चन में देख चुके हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए उसके सेल्फ वेट से। सेल्फ वेट कहने का मतलब है ड्राई वेट। और वाटर एब्जॉर्प्शन जब भी चेक किया जाता है तो 24 आवर्स ऑफ इमर्शन उसके बाद ही चेक किया जाता है। 24 घंटा तक हम लोग पानी में डुबा करके रखते हैं ब्रिक्स को, उसके बाद निकाल करके उसे पोंछ करके तब फिर हम उसका वेट लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसका वाटर एब्जॉर्प्शन पता करते हैं कितना एब्जॉर्ब किया। तो वो कितना होना चाहिए, 25%, 20, ये दोनों ऑप्शन में 25% है, ये ऑप्शन होना चाहिए 15%, ये 15%, 25% और 20%, 22%। ये SSC JEE 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए होना चाहिए 20% और सेकंड क्लास ब्रिक के लिए 22%, थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 23% और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक के लिए 25%। ओके, तो सही आंसर है 20%। अगला क्वेश्चन है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। फिर से आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में नहीं पूछा जा रहा, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक के बारे में पूछा जा रहा। ये 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7.5 और 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए। फिर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉमन बिल्डिंग ब्रिक का हम लोग पहले आप बताइए फर्स्ट क्लास ब्रिक का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सेकेंड क्लास का 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, थर्ड क्लास का 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक का 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरीज। 1 क्यूबिक मीटर में कितना टोटल स्टैंडर्ड ब्रिक होगा, 300, 500, 700, 1000। ये SSC JEE 2015 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ब्रिक का साइज कितना होता है। एक ब्रिक का साइज होता है, अगर ये आपसे मैसनरी ब्रिक का पूछ रहा है इन ब्रिक मैसनरी, तो ये साइज हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10। और एक क्यूबिक मीटर में कितना ब्रिक आएगा, तो एक क्यूबिक मीटर टोटल वॉल्यूम हो गया और एक ब्रिक का वॉल्यूम हो गया 20 इंटू 10 इंटू 10। ये सेंटीमीटर में है, तो अगर मीटर में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ओके, अब आप इसे कैंसिल आउट कीजिए तो ये हो जाएगा 10⁻, ऊपर में आप चला जाएगा 10⁻4/20। तो इसे आप अगर कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 500। ओके, तो 500 ब्रिक होता है 1 क्यूबिक मीटर में। राइट आंसर इज 500। ओके, मैसनरी ब्रिक बोलेंगे जब विथ मोर्टार, तो 1 क्यूबिक मीटर में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए मैसनरी ब्रिक इज। तो स्टैंडर्ड साइज आपसे पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड साइज या एक्चुअल साइज सेम ही होता है और नॉमिनल साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज या एक्चुअल साइज होता है बिना मोटार का और नॉमिनल साइज होता है विथ मोटार। तो स्टैंडर्ड साइज पूछा जा रहा है, तो आप बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इसका ऑप्शन ईजिली आप छाट सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है 19 इंटू 9 इंटू 9 और 20 इंटू
10 इंटू 10 के बीच ही। तो आपका एक ही ऑप्शन यहाँ मैच करेगा, इधर से इस तरीके से, या अगर आप लॉजिक जान रहे हैं तो उस तरीके से भी, दोनों तरीके से। ये SSC JEE 2015 का क्वेश्चन है। ओके, इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा, वैसे हम लोग पहले भी ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड। तो ब्रिक जो होता है उस पर जो गड्ढा बना हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉग, पैलेट, स्ट्राइक, नन ऑफ दीज। तो जो गड्ढा बना हुआ रहता है उसे हम फ्रॉग बोलते हैं। ओके, पैलेट और स्ट्राइक ये यूज होता है जब हम ब्रिक को मोल्ड करते हैं, तो वो पैलेट और स्ट्राइक वहाँ पर इस टर्म का यूज होता है। पैलेट होता है एक बोर्ड होता है जिस पे हम ब्रिक को रखते हैं। ओके, जिस पे हम ब्रिक को मोल्डिंग करने के बाद उसे उलट करके रखते हैं, तो जिस बोर्ड पे रखते हैं उसी को हम पैलेट बोलते हैं। और स्ट्राइक बोलते हैं जब ब्रिक हम जिस समय बनाते हैं तो उस पर सरप्लस मोल्ड में जो सरप्लस क्ले लगा हुआ रहता है उसे हम हटाने के लिए एक हम वायर का यूज करते हैं, उसी को हम स्ट्राइक बोलते हैं। ये SSC JEE 2017 का क्वेश्चन था। ओके, तो इन ब्रिक्स एन इंडेंटेशन और डिप्रेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक विच इज कॉल्ड फ्रॉग। ठीक है, यही है फ्रॉग, जो गड्ढा है। ओके, इसी को हम फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कभी कभी मैन्युफैक्चरर का नाम भी दिया हुआ रहता है। ओके, मैन्युफैक्चरर का नाम दिया हुआ रहता है जिसे उस कंपनी के बारे में पता चलता है। और इसका पर्पस है होल्डिंग मोटार एंड ब्रिक, और ये एक सीयर की के जैसा काम करता है। जनरली जब भी हम ब्रिक मैसनरी करते हैं तो फ्रॉग टॉप पे होता है, ब्रिक के टॉप पे होता है। फ्रॉग का साइज होता है 10 इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर। ओके, और पैलेट और स्ट्राइक आर टर्म्स यूज्ड इन मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। पैलेट इज थिन बोर्ड एंड स्ट्राइक इज ए थिन वायर। ओके, अगला क्वेश्चन है, राइट आंसर इज फ्रॉग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स पुट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड। ओके, जब हम फाउंडेशन करते हैं तो फाउंडेशन के नीचे एक लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सोलिंग, सोरिंग, DPC, नन ऑफ दीज। तो उसे हम सोलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये SSC JEE 2017 का क्वेश्चन है। ओके, सोलिंग इज द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर। इट कैन कंसिस्ट ऑफ ब्रिक्स, क्रस्ट स्टोन विच हैज गुड क्रशिंग स्ट्रेंथ। चूँकि हम नीचे दे रहे हैं, फाउंडेशन के नीचे दे रहे हैं, तो उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ सही नहीं होगा तो वो ज़्यादा लोड जैसे ही आएगा वो क्रश कर जाएगा, और क्रश कर जाएगा तो वो सेटल कर जाएगा, या फिर इवन फेल भी कर सकता है स्ट्रक्चर। सोरिंग बोलते हैं जब हम कोई भी स्ट्रक्चर है उसे हम टेम्पोरेरीली अगर हम सपोर्ट देते हैं, ओके, विथ प्रॉप्स, तो उसे हम उस प्रोसेस को बोलते हैं सोरिंग। जब कभी बिल्डिंग को रिपेयर करना होता है या बिल्डिंग का कोलैप्स हो जाता है तब उसे हम टेम्पोरेरीली सपोर्ट करते हैं, फिर बिल्डिंग को ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो जो सपोर्ट देते हैं उसी प्रोसेस को सोरिंग बोलते हैं। जनरली सोरिंग किया जाता है टिम्बर या मेटल प्रॉप के साथ, और ये वर्टिकली भी किया जा सकता है। इस तरह का स्ट्रक्चर है, ओके, इसे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम सोरिंग इस तरह से ये एंगल स्ट्रक्चर दे करके या फिर हॉरिजॉन्टली इसे हम रोक सकते हैं। अगर ये आगे की तरफ बल्ज कर रहा है तो उसे हम रोक सकते हैं। DPC बोलते हैं, डैम प्रूफ कोर्स को बोलते हैं, और DPC हमें इसे लोकल भाषा में बोलते हैं सीलन से बचाता है। ओके, तो ये मॉइस्चर थ्रू वॉल्स एंड बिल्डिंग से प्रिवेंट करता है, वॉल में मॉइस्चर को और फ्लोर में मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर इज सोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ। हॉलो ब्रिक्स का हम लोग कब यूज करते हैं? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, इंक्रीजिंग द बियरिंग एरिया, ऑर्नामेंटल लुक। ओके, तो मेन पर्पस होता है हॉलो ब्रिक्स यूज करने के पीछे, और वो इंसुलेट करता है हीट के अगेंस्ट। ओके, तो हॉलो ब्रिक्स आर प्रोवाइडेड
टू प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। ये SSC 2017 का क्वेश्चन है। अब हॉलो ब्रिक ये ऑलरेडी लाइटर होता है, इसका डेंसिटी कम होता है, लाइटर इन वेट एंड प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन टू रूम्स। ये 30% लाइटर होता है स्टैंडर्ड ब्रिक से, ठीक है। इसे हम परफोरेटेड ब्रिक भी बोलते हैं, जिसमें कि होल बना हुआ होता है पूरे थिकनेस में। इस तरह का ब्रिक है, ओके, इस तरह का ब्रिक है। तो यहाँ इसमें परफोरेशन बना हुआ होता है, सिलिंड्रिकल परफोरेशन बना हुआ होता है, ठीक, पूरे थिकनेस के लॉन्ग इस तरह से अंदर, ठीक है। ये थर्मल इंसुलेशन देता है, ओके। तो राइट आंसर इज प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। तो ये हमारा 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन था। थैंक्स फॉर वाचिंग। और फिर अगला इसका पार्ट कुछ ही दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, ओके। ये टोटल 3 पार्ट में आएगा, तो 20 क्वेश्चंस हर पार्ट में है।